नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में होता है, जिसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। हम जानेंगे कि यह आंदोलन क्यों हुआ था, साथ ही आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित होता है और कौन प्रस्ताव को लाता है। इसी टॉपिक में आता है ऑपरेशन जीरो आवर, इसे समझेंगे ये क्या है। साथ ही आंदोलन में प्रमुख जो घटनाएं होती हैं देश में, उसके बारे में भी जानेंगे। आंदोलन के क्रम में कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में भी समानांतर सरकारों का गठन होता है। हम इन सभी सरकारों के बारे में जानेंगे, जिसमें चित्तू पांडे के नेतृत्व में, ठीक है, नाना पाटिल के नेतृत्व में समानांतर सरकारों का जो गठन हुआ था, उन सभी को जानेंगे। उसके पश्चात हम जानेंगे गांधी विवाह क्या है, ठीक है, गांधी विवाहों का आयोजन भी हुआ था इस आंदोलन में। आंदोलन का पतन कैसे होता है और आंदोलन से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए, उन सभी को जानेंगे। देखिए, इस टॉपिक को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपका एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, क्योंकि मैंने जो यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी जैसे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, उनमें प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस टॉपिक में कई सारे बिंदुओं को जोड़ा है। यह एक ऐसा टॉपिक है कि आप यहाँ से करीब 20 से 30 प्रश्न आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, इस आंदोलन के कारण क्या थे, पहले ये जान लेते हैं। तो आपको पता ही है कि इससे पहले क्रिप्स मिशन हमने पढ़ा था। क्रिप्स मिशन असफल हो चुका था इंडिया में आकर, क्योंकि जो कांग्रेस की मांगें थी और अन्य जो दल थे जैसे मुस्लिम लीग हुआ, इन सभी की मांगों की वो पूर्ति नहीं कर पाया था। इसी क्रम में ये असफल हो चुका था। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था, और द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ क्या कि भारत के जो आर्थिक संसाधन थे, उन सभी का बहुत ज़्यादा दोहन हुआ। अब कभी भी जब युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है कि आर्थिक समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं, महंगाई बढ़ जाती है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाती है। ये सारी समस्याएं इंडिया में बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। रोज़मर्रा की चीज़ों की इतने दाम बढ़ चुके थे कि जनता परेशान थी। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत एक घटना होती है 7 दिसंबर 1942 को। इसमें क्या हुआ था कि जो जापान है, जापान, ठीक है, यहाँ इसका एरिया है, तो जापान ने पर्ल हार्बर अमेरिका पर हमला कर दिया। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध एक मित्र राष्ट्रों के बीच में हो रहा था, दूसरी तरफ फांसीवादी शक्तियाँ जिसमें जापान वगैरह थे, ठीक है, एक तरफ कौन था, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह, ये सारे लोग थे। तो जापान ने अमेरिका पर हमला कर दिया, ठीक है। इसी क्रम में क्या होता है कि जापान बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था इन सभी राष्ट्रों पर, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी, ठीक है, सोवियत संघ हो। तो ऐसा आभास हुआ कि ब्रिटेन युद्ध हारने वाला है, क्योंकि जो दक्षिण पूर्व एशिया का एरिया है, ब्रिटिश सारा गंवा चुका था और ब्रिटिश सेनाएं पीछे हटती जा रही थी जापानी सेनाओं से। तो ये जो दक्षिण पूर्व एशिया का आप जो रीजन देख रहे हैं ना, आप रेड रेड में, ठीक है, ये जो रेड रेड का रीजन है, ये सारा किसने घेर लिया था, जापानियों ने यहाँ पर कब्जा जमा लिया, ब्रिटिश को पीछे धकेलते जा रहे थे। ये हमारा इंडिया का रीजन है, और यहाँ बर्मा, ठीक है, ये म्यांमार तक आ पहुँचे थे। इसी क्रम में ये क्या कर रहे थे, ब्रिटिश के जो सैनिक थे, ये सारे संसाधनों को नष्ट करते हुए जा रहे थे। जैसे फसलें हुई, हमारे परिवहन के साधन हुए, टेलीफोन की लाइन हुई, रेलवे लाइन हुई, पुल हुए, ठीक है, इन सबको नष्ट करते जा रहे थे। क्यों कर रहे थे ये ऐसा, क्योंकि जो जापानी सैनिक हैं, इनका यूज़ ना कर सकें और हम तक जल्दी ना पहुंच पाएँ, इसलिए ये सब इसको नष्ट करते हुए जा रहे थे। इसी क्रम में गांधी जी कहते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि वो भारत के सभी संसाधनों को नष्ट करने वाले थे। अब हम समझते हैं कि आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है। तो देखिए, 14 जुलाई 1942 को, कौन सी डेट है, 14 जुलाई 1942, वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होती है, जिसमें गांधी जी भी शामिल होते हैं। और गांधी जी ने इस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा। अब जब गांधी जी ने प्रस्ताव रखा, तो कांग्रेस के जो अन्य सदस्य थे, उन्होंने इसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इससे हुआ क्या, गांधी जी को काफ़ी बुरा लगा। गांधी जी ने कहा कि तुम आप क्या समझते हो अपने आप को, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। अब गांधी जी बहुत सीनियर नेता थे कांग्रेस के अंतर्गत, तो सभी लोग परेशान हो गए गांधी जी ने ऐसी बात कही तो। और फिर फाइनली होता क्या है कि यह जो प्रस्ताव होता है गांधी जी का, स्वीकार कर लिया जाता है इस वर्धा बैठक में। उसके पश्चात डेट आती है 8 अगस्त 1942, ठीक है। यहीं से शुरुआत होती है हमारे भारत छोड़ो आंदोलन की। तो 8 अगस्त 1942 को बम्बई में एक जगह है, ग्वालियर टैंक मैदान, ठीक है, यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं हमारे
अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, कौन करते हैं? अबुल कलाम आज़ाद। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था। अब देखिए, प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है गांधी जी। तो गांधी जी नहीं, यहाँ पर किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और यहाँ पर कांग्रेस समिति की ओर से ये प्रस्ताव पारित हो जाता है। आज जो ग्वालियर टैंक है उसे हम अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं। देखिए, इस भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, कि अगस्त क्रांति के नाम से कौन सा आंदोलन प्रसिद्ध है, तो वो है भारत छोड़ो आंदोलन। इसी बैठक में गांधी जी एक नारा देते हैं जिसे आप सभी जानते हैं, करो या मरो। उन्होंने क्या मंत्र दिया लोगों को? करो या मरो का मंत्र दिया। साथ ही कहा अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चलाने की बात की थी। कैसे? अहिंसात्मक तरीके से। साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि अहिंसा के रास्ते से जनता विचलित हो भी जाएगी तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उन्होंने कहा कि हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। मतलब गांधी जी ने शुरुआत में ही जनता को ट्रेंड कर दिया कि आप पीछे मत हटना। अब इसी क्रम में गांधी जी ने जनता को निर्देश दिए, क्योंकि गांधी जी को पता था कि हम लोग गिरफ्तार भी हो सकते हैं, इसलिए जनता अपने हिसाब से आंदोलन चला सके, इसलिए उन्होंने कुछ निर्देश भी जनता को दिए। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से कहा कि वो नौकरी न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा घोषित करें। साथ ही देशी रियासतों के जो राजा थे उनसे कहा कि भारतीय जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लें और स्वयं को भारतीय राज्य का अंग घोषित करें। किससे कहा था ऐसा? देशी रियासतों के राजाओं से। किसानों से गांधी जी ने कहा कि यदि जमींदार ब्रिटिश सरकार का साथ दे रहे हैं, मतलब ब्रिटिश सरकार का साथ दे रहे हैं इस आंदोलन में और दमन करने की कोशिश करवा रहे हैं, तो उन्हें आप टैक्स मत दीजिए, उन्हें लगान मत दीजिए। अगर जमींदार आपके साथ में हैं, किसानों के साथ में हैं, तो आप दोनों आपसी सहमति के आधार पर उन्हें लगान अदा करते रहें। छात्रों से कहा कि आप तभी पढ़ाई छोड़ना जब तक आप अपने इस निर्णय पर डटे रहो कि आज़ादी प्राप्त होने तक, मतलब आज़ादी प्राप्त होने तक अपने इस निर्णय पर डटे रहो कि हम पढ़ाई छोड़ने वाले, तभी आप पढ़ाई छोड़ना, अन्यथा मत छोड़ना। सैनिकों से उन्होंने कहा कि आप त्यागपत्र ना दें और अपने जो सहयोगी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, भारतीय लोग हैं, इन सभी पर गोली चलाने से मना कर दें। किससे कहा था? सैनिकों से। इसी क्रम में पट्टाभी सीतारामैया यहाँ पर कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। 8 अगस्त 1942 को आपको पता ही है कि ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो जाता है और यहाँ से आंदोलन की शुरुआत भी होती है। कहाँ से होती है? बम्बई से। लेकिन अगली सुबह 9 अगस्त 1942 को क्या होता है? ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार जो होती है कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करवा लेती है। गांधी जी कहाँ से गिरफ्तार होते हैं? ये बम्बई से गिरफ्तार होते हैं। अब देखिए, ये वाला जो पॉइंट है वो पिछले वर्षों में पीसीएस में पूछा गया है कि गांधी जी कहाँ से गिरफ्तार हुए थे, तो बम्बई से गिरफ्तार कर लिया गया था गांधी जी को। गांधी जी के साथ में कस्तूरबा गांधी, भूला भाई देसाई, सरोजनी नायडू, ठीक है, इन सभी को आगा खां पैलेस में कैद कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने। अब देखिए, यहाँ पर आपको जेल नाम नहीं आ रहा होगा, आगा खां पैलेस, ठीक है। जनता के मन में क्या जाएगा कि उनको पैलेस में रखा गया, लेकिन उनको वहाँ पर नज़रबंद किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश ने ऐसा किया, अगर इनको जेल में डाला तो जनता और ज़्यादा विचलित हो जाएगी और हम स्थिति को संभाल नहीं पाएंगे। जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो अल्मोड़ा जेल में। ये जो आपके नेता हैं और दूसरी तरफ जेल का नाम है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखना, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल में रखे गए थे, वहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अहमदनगर फोर्ट में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण कहाँ थे? हजारीबाग जेल में। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछली बार पूछा भी गया था। कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य जो सभी सदस्य थे वो अहमदनगर फोर्ट में रखे गए थे। तो आपने भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जो कांग्रेस के नेता गिरफ्तार किए गए थे वो कौन कौन सी जेल में रखे गए थे उनके बारे में जान लिया, और इसको आप ध्यान रखें। अगर आपने कॉपी पेन नहीं ली है तो अवश्य उठा लें और लिखकर इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें, जिससे कि आपको दोबारा कोई भी वीडियो देखना ना पड़े, ठीक है।
इसके बाद जो ब्रिटिश सरकार क्या करती है, इन सभी को जेल में डालने के बाद कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर देती है, अर्थात कांग्रेस पर बैन लगा दिया जाता है। साथ ही देश में जुलूस करने, सभाओं के आयोजन करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सरकार की इस दमनात्मक कार्रवाई से जनता और भी अनियंत्रित हो गई, उसमें और भी गुस्सा बढ़ गया। इसी क्रम में क्या होता है, आंदोलन आगे बढ़ जाता है। तो आंदोलन के यहाँ पर कई सारे चरण देखने को मिलते हैं। तो हम 3 चरणों को यहाँ पर देखेंगे, जिसमें प्रथम चरण जो है शुरुआत में जो होता है उसमें आंदोलन मुख्यतः शहरों तक सीमित रहता है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, पुणे आदि स्थानों पर हिंसा एवं विरोध प्रदर्शन की घटनाएं होती हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ी घटना जो होती है 11 अगस्त 1942 को, ये डेट आप याद रखना। यहाँ पर क्या हुआ कि पटना सचिवालय, पटना कहाँ पर है, बिहार में, तो पटना सचिवालय के सामने करीब 6000 छात्र जो थे वो इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर तिरंगा झंडा लगाने का प्रयास किया। अब ये जो छात्र थे उनकी क्लास कौन सी थी, 9th या 10th के ही छात्र थे, ये कोई ज़्यादा बड़ी क्लास थी नहीं इनकी, ठीक है। ये सारे नाबालिग छात्र ही थे एक तरह से। तो इन्होंने यहाँ पर तिरंगा झंडा लगाने का प्रयास किया। इसी क्रम में पुलिस ने गोली चला दी और इस गोली चलाने के कारण यहाँ पर 7 छात्र मारे जाते हैं। अब प्रश्न आपसे पूछा गया था पिछली बार एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट में शायद 2021 में कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था पटना सचिवालय में जो हिंसा हुई थी। तो वो मजिस्ट्रेट था, जिला मजिस्ट्रेट WG आर्चर। कौन था? WG आर्चर, ये आप याद रखना। अगला पॉइंट है, इसी जो प्रथम चरण में अहमदाबाद के कारखाने एवं मिलों में मजदूर जो थे उन्होंने हड़तालें की थी। कहाँ पर की थी? अहमदाबाद के कारखानों में। हड़तालें इतनी तीव्र थीं कि अहमदाबाद को भारत का स्टालिनग्राद की संज्ञा दी गई। जनता पर ब्रिटिश सरकार की अंधाधुंध गोलीबारी से आंदोलन क्या होता है? अनियंत्रित हो जाता है। लोग अपने हिसाब से सारी चीज़ें करने लगे थे, क्योंकि सारे नेता जो थे, उनको नियंत्रित करने वाले नेता थे, चाहे गांधी जी हो चाहे कोई भी हो, ये सब गिरफ्तार हो चुके थे। इसी क्रम में जो जनता थी अपने हिसाब से जगह जगह आंदोलन चला रही थी। इस चरण में आंदोलन जो है, मतलब हम द्वितीय चरण पढ़ रहे हैं इस आंदोलन का, इसमें आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच गया था इंडिया के। यहाँ पर क्या हुआ कि उग्रवादी जो विद्यार्थी थे उन्होंने व्यापक स्तर पर संचार के साधन जैसे कि टेलीफोन हुआ, रेलवे लाइन हुई, इन सभी को उखाड़ना काटना चालू कर दिया था। वहीं रेलवे स्टेशन हुए, पुलिस थाने हुए, डाकघर, कोर्ट कचहरी, इन सब में जनता ने आक्रमण किया था। रेल की पटरियों को उखाड़ दिया और पुलों को भी नष्ट कर दिया। ऐसा इसलिए किया था इन्होंने क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार है वो यहाँ तक आसानी से पहुँच ना सके ट्रेन द्वारा, इसलिए ट्रेन की पटरी उखाड़ दी, पुलों को तोड़ दिया, ठीक है। टेलीफोन के तार काट दिए गए क्योंकि इनका कम्युनिकेशन ना हो सके ब्रिटिश सरकार का एक जगह से दूसरी जगह। देश में विभिन्न भागों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। देखिए, देश में जहाँ जहाँ समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी वहाँ के स्थानीय लोगों ने ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों से उनके अधिकार छीनकर अपनी सरकार की स्थापना की और वहाँ पर अपने हिसाब से शासन को चलाया था। तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर सरकारों का गठन किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले बलिया में प्रथम समानांतर सरकार का गठन किया जाता है। इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? चित्तू पांडे। यहाँ क्या हुआ था कि स्थानीय जिलाधिकारी के सारे अधिकार छीन लिए गए थे और थानों पर इन्होंने नियंत्रण कर लिया और जेल में जो कैदी बंद थे उन सभी को रिहा कर दिया था। तामलुक क्षेत्र जो कि मिदनापुर बंगाल में पड़ता है, यहाँ सतीश सामंत एक व्यक्ति हैं, इनके नेतृत्व में जातीय सरकार का गठन किया जाता है, ठीक है। ये भी एक समानांतर सरकार ही थी। तो यहाँ पर एक महिला किसान हैं जो कि जिनकी उम्र उस टाइम थी 73 वर्ष की महिला किसान हैं। इन्होंने काफ़ी सहयोग किया था यहाँ पर इनका सतीश सामंत का, जिनका नाम है मातंगिनी हजारा, ठीक है। तो आपसे प्रश्न में ये एग्जाम में ये पूछा जाए कि मातंगिनी हजारा किस आंदोलन से संबंधित हैं, तो वो है भारत छोड़ो आंदोलन। यही तामलुक क्षेत्र बंगाल में जो कि समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, यहीं पर सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया गया था। साथ ही स्कूलों को अनुदान दिया गया, मतलब जितने भी स्कूल थे उनको विकास कार्य के लिए अनुदान दिया गया था। अदालतों का गठन किया गया था, मतलब जो भी न्याय कार्य का भी कार्य होता था उसको भी इन लोगों ने किया। साथ ही जो धनी लोगों का जो पैसा था वो गरीबों में बांट दिया गया था। ये जो सरकार थी दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चलती है। अगली समानांतर सरकार है सतारा महाराष्ट्र में।
यहाँ पर नाना पाटिल के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार की स्थापना की जाती है। ये जो समानांतर सरकार थी 17 में, ये सबसे लंबे समय तक चलती है, 1942 से लेकर 45 तक। इसको हम प्रति सरकार के नाम से भी जानते हैं। यहाँ वाई वी चौहान नाम से एक प्रमुख नेता भी थी। कौन थे? वाई वी चौहान। न्याय मंडल का गठन किया जाता है। अब प्रश्न में आपसे पूछा जाए न्याय मंडल का गठन कहाँ किया गया था? तो 17 में। यहाँ पर शराबबंदी लागू कर दी गई थी, मतलब शराब की बिक्री पर, उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया था लोगों ने, और पुस्तकालयों की स्थापना की गई थी। साथ ही अब देखिए गांधी विवाहों का आयोजन किया गया था। तो गांधी विवाहों का आयोजन कहाँ किया गया था? सतारा महाराष्ट्र रीजन में। किस आंदोलन के अंतर्गत? भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत। गांधी विवाह के अंतर्गत शादी विवाह में कोई आडंबर तड़क भड़क नहीं होती थी। इसमें अस्पृश्य या अछूत माने जाने वाली जातियों को भी शामिल किया जाता है, मतलब छुआछूत का भी विरोध किया गया था गांधी विवाहों के द्वारा। उड़ीसा में स्वराज पंचायत का गठन होता है, और यहाँ पर क्या किया गया था? जो खाद्यान्न के भंडार थे, गेहूँ चावल वगैरह, इन सब पर जनता ने नियंत्रण कर लिया था। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो हमारे जयप्रकाश नारायण हैं, जैसे हम जेपी नारायण भी कहते हैं, रामानंद मिश्र, ये कहाँ बंद थे? हजारीबाग जेल में बंद कर दिए गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा, और वहाँ से ये जेल से फरार हो गए और उत्तरी बिहार एवं नेपाल की सीमा को भाग निकले। और फिर उन्होंने क्या किया कि अंडरग्राउंड होकर, भूमिगत होकर गतिविधियाँ चलाने लगे थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। यहीं हम बात करें बिहार एवं नेपाल की सीमा पर कर्नाटक पद्धति से किसानों ने ब्रिटिश के खिलाफ कार्रवाई की। अब कर्नाटक पद्धति क्या है? किसान दिन में तो खेतीबाड़ी का कार्य करते थे, लेकिन रात के समय ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तोड़फोड़ इन सब का काम करते थे। ठीक है, तो ये है हमारी कर्नाटक पद्धति। तृतीय चरण आता है इस आंदोलन का। इस समय क्या होता है कि सभी नेता लगभग गिरफ्तार हो चुके होते हैं और दमन कार्य जो होता है ब्रिटिश सरकार का बहुत तीव्र हो चुका होता है। तो सारे नेता क्या करते हैं कि अंडरग्राउंड रहकर इन सभी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे थे। अंडरग्राउंड रहकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। इनमें नेता कौन कौन से थे? हमारे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक, ये प्रमुख नेता थे इस चरण में, जो कि अंडरग्राउंड रहकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई सारी कार्रवाइयाँ कर रहे थे। इसी क्रम में आपको एक नाम सुनने को मिलता है, उषा मेहता, जो कि बम्बई से संबंधित हैं। बम्बई में इन्होंने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। अब देखिए इस आंदोलन में हुआ क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने रेडियो वगैरह और जितने भी प्रेस थी उन सबको बंद करा दिया था। तो यहाँ पर उन्होंने, उषा मेहता ने क्या किया, गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। लेकिन अंग्रेजों ने इस रेडियो स्टेशन को नवंबर 1942 में जब्त कर लिया था। अब हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का पतन कैसे होता है। तो ब्रिटिश सरकार ने बहुत क्रूरता से दमन किया था। लोगों पर लाठीचार्ज करना, कोड़े बरसाना, जेल में बंद करके उनको शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं देना, लोगों को गोली मार देना, इस तरीके की घटनाएं हो रही थी देश में। साथ ही प्रेस पर, जो हमारी मीडिया है, इस पर भी दमनात्मक कार्रवाई की गई। ब्रिटिश सरकार की इन दमनात्मक नीतियों के विरोध में गांधी जी ने क्या किया कि 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी जेल के अंदर ही। अब गांधी जी की उम्र उस टाइम काफ़ी थी, तो उनकी हालत भी बिगड़ने लगी थी। इसी क्रम में क्या हुआ कि MSNA और NR सरकार तथा HP मोदी ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। मई 1944 तक इस उपवास के कारण गांधी जी का स्वास्थ्य जो था बिगड़ता चला गया था और इनको मई 1944 में ही रिहा कर दिया जाता है। लेकिन गांधी जी की रिहाई से पूर्व ही उनकी पत्नी जो कस्तूरबा गांधी उनके साथ में कैद थी, कहाँ पर? आगा खां पैलेस में। और उनके निजी सचिव, किसके निजी सचिव? महात्मा गांधी के महादेव देसाई, ये भी आगा खां पैलेस में थे। ये वहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, गांधी जी के सामने ही। सबसे पहले कौन एक्सपायर होते हैं? महादेव देसाई। ठीक है, महादेव देसाई एक्सपायर होते हैं हार्ट अटैक से। फिर कस्तूरबा गांधी ये एक्सपायर हो जाती हैं। इस आंदोलन का सामाजिक आधार क्या है, मतलब इसमें किस किस ने भाग लिया? तो देखिए किसानों की भागीदारी इसमें सर्वाधिक देखी गई थी। छात्रों की भागीदारी आपने देखी है। महिलाएं भी इसमें शामिल थी, जैसे सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, अरुणा आसिफ अली, ये सभी इसमें शामिल थे। अब हम बात करें कि इसमें हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये दोनों जो पार्टियां थीं इस आंदोलन की आलोचना की एवं इस आंदोलन से अलग रहे थे। स्वयंसेवक संघ जिसे हम RSS के नाम से भी जानते हैं। तो RSS किससे अलग रही थी? भारत छोड़ो आंदोलन से।
इस आंदोलन में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल नहीं हुई थी। अब इसका कारण क्या था? तो देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी सोवियत संघ से निर्देशित होकर चलती थी। अब कम्युनिस्ट शासन कहाँ पर था? सोवियत संघ में। और सोवियत संघ जो था, मतलब रसिया, ये ब्रिटेन के साथ में था। द्वितीय विश्व युद्ध में किसके साथ में था? ब्रिटेन और जितने भी मित्र राष्ट्र थे उनके साथ में था। इस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी भी ब्रिटिश के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुई थी, क्योंकि सोवियत संघ ब्रिटिश के साथ में लड़ रहा था। इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, जिसके लिए महात्मा गांधी को दोषी ठहराती है ब्रिटिश सरकार और उनसे कहा कि आप माफ़ी मांगिए। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा कि इस हिंसा के लिए सरकार की दमनकारी कार्यवाही जिम्मेदार है। क्या कहा था? हिंसा के लिए सरकार की दमनकारी कार्यवाही जिम्मेदार है। अब हम देखते हैं इस आंदोलन से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य। अब देखिए, ये जो अन्य तथ्य हैं ये कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करना। तो देखिए, श्री कृष्ण सिंह ये बिहार से संबंधित हैं। इनको हम श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। कौन? श्री कृष्ण सिंह। दूसरा प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने गढ़ा था? तो वो हैं यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा गढ़ा था और इन्होंने ही साइमन गो बैक का नारा भी दिया था। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। इसको याद रखना आप, इस नाम को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ग्वालियर टैंक में। एवं प्रारूप बनाया किसने था? जवाहरलाल नेहरू ने। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका के रूप में जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था कि ग्वालियर टैंक में जो बैठक हुई थी वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं या अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आंदोलन के समय भारत में जो वायसराय था वो था लिनलिथगो और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। भारत में 8 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को क्रांति दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी बम्बई से। दूसरा नाम है कौशल कंवर। ये एकमात्र ऐसे शहीद हुए थे जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत। अब इनको सज़ा कहाँ पर दी गई थी? जोरहाट जेल में। इन पर आरोप क्या था कि ट्रेन में तोड़फोड़ करने के मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था, लेकिन ये निर्दोष थे, इनको झूठे केस में फंसाया गया था, ऐसा कहा जाता है। और कौशल कंवर जो थे वो अहोम वंशज थे, मतलब अहोम वंश से संबंधित थे। ये कहाँ से थे? असम से थे। इस पॉइंट से जो आपको प्रश्न पूछा गया है वो एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2021 में पूछा गया है। एक दूसरा पॉइंट ये है कि लुई फिशर नामक अमेरिकी जो पत्रकार था वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ में था। आपसे प्रश्न पूछा जाए कौन सा पत्रकार था साथ में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में, तो वो था लुई फिशर। अब देखिए, इस टॉपिक से जुड़े हुए जो MCQs हैं वो मेरे इस चैनल के कम्युनिटी टैब के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे, जहां आपको 25 से 30 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, जिसमें आपको सॉल्यूशन भी वहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कम्युनिटी टैब में जाकर उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करें, जिससे कि आपको रिवीजन में भी आसानी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो लगातार मिलती रहें। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।